नमस्कार दोस्तों, मैकेनिक्स की आज की क्लास में हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के माध्यम से रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे। इस पूरी लेक्चर में रिजल्टेंट को निकालना और उसका न्यूमेरिकल भी लगा करके दोनों चीजें देखी जाएंगी। पिछली क्लास में मैकेनिक्स के हम लोगों ने देखा था कि किसी भी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है। यदि वो वीडियो नहीं देखें तो पहले उसको देख करके आइए, क्योंकि बिना उसको ये नहीं समझ में आएगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि भाई किसी भी फोर्स को उसके दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है। अब उसको करने के बाद ये हमारा रिजल्टेंट निकालने में कैसे मदद करने वाला है, क्योंकि एक चीज तो हमने सीख रखी है कि यदि कोई दो बल किसी बिंदु पर लग रहे हो तो उनका रिजल्टेंट आसानी से निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि दो बल जब किसी बिंदु पर लग रहे होंगे तो निश्चित रूप से वो कोई ना कोई समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, और नहीं भी बनाते हैं यदि, तो उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस थी, जैसे वो 0 डिग्री के एंगल पे हो जाएं, 180 डिग्री के एंगल पे हो जाएं, 90 डिग्री के एंगल पे हो जाएं, तो उसमें स्थितियां थी। तो जब भी हम बलों को, जब कई बल किसी बिंदु पर, दो बल काम कर रहे हो एक बिंदु पर, तब की स्थिति हमने देखी थी। अब हम वो बात करेंगे कि कई बल काम कर रहे हो और उन कई बलों को भी एनालिटिकल मेथड से आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए, समांतर चतुर्भुज वाले में भी हमने एक चीज देखी थी उस वाले पूरे लेक्चर में, कि भाई समांतर चतुर्भुज बना था, मैंने बना करके उसके डायगन का रिजल्टेंट निकाल लिया था, सब कुछ आ गया था कि कितना होगा। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको जब वो क्वेश्चन मैंने लगवाया समांतर चतुर्भुज वाला, तो आपको चतुर्भुज बनाना पड़ा? यानी वो जो पैरेललोग्राम है वो बनाना पड़ा? वो बनाना नहीं पड़ा। लेकिन आप चाहें तो उसको ग्राफिक नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यदि दो बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं एक दूसरे से इतने कोण पर, तो पहले दो वेक्टर बना लीजिए, फिर उनको मिलाते हुए दोनों से समांतर चतुर्भुज बनाइए, फिर डायगन को नाप लीजिए। वही डायगन की जो माप होगी वही उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और उस डायगन का जो डायरेक्शन होगा वही उसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन बता देगा। तो ग्राफिकली भी सॉल्व किया जा सकता है, और मैथमेटिकली रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो √p² प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होता है। ये सब तब नियम है जब दो बल काम कर रहे हो। अगर कई बल काम कर रहे हो तो मैथमेटिकली हम लोग रिजोल्यूशन मेथड का प्रयोग करते हैं रिजल्टेंट को निकालने के लिए। रिजोल्यूशन मेथड क्या कहता है, इस पर बात करते हैं। रिजोल्यूशन मेथड कहता है कि यदि किसी बिंदु, ये कोई पॉइंट हमने ले लिया, सपोज ये पॉइंट आपका O है, और इस O पर कई बल काम कर रहे हैं, इस O पर कई बल काम कर रहे हैं। एक बल है F1, एक है F2, F3, F4, ऐसे ही और भी बहुत सारे फोर्स एक हो सकते हैं। ठीक है, इनको ठीक से समझिए, क्योंकि इसके बाद का जो नियम है ना वो ग्राफिकल मेथड है। कई बलों के लिए ग्राफिकल मेथड है, वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा यदि आप इनको समझ लेंगे। तो हमें ओवरऑल करना क्या है, रिजल्टेंट ही तो निकालना है, हमें रिजल्टेंट ही निकालना है। ठीक है, तो मैं देखा कि यहाँ पर कुछ बल यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो मैं करूंगा क्या कि इन बलों को मैं कंपोनेंट्स में बांटूंगा। कैसे कंपोनेंट्स में मैं बांटूंगा मैं दिखाता हूं आपको। जैसे F1 इधर काम कर रहा है, तो F1 को दो लंब घटकों में बांट दूंगा, फिर F2 को भी दो लंब घटकों में बांट दूंगा। ऐसे मैं करता जाऊंगा। कैसे ऐसा होगा मैं बताता हूं। देखो, कोई भी बल ऐसे काम करेगा ना, तो उसका एक घटक ये और दूसरा घटक इधर जाएगा, इसका भी एक घटक ये दूसरा इधर जाएगा, इसका भी एक घटक नीचे इसका ऊपर जाएगा। ये कैसे टूट रहे हैं, मैंने ये बात आपको बताई थी कि फोर्स की यदि ये डायरेक्शन है तो इसको दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आसानी से तोड़ा जा सकता है, बशर्ते आपको एंगल पता हो। तो अगर जिस जिस तल से ये थीटा डिग्री पर झुका है, तो F1 यदि थीटा डिग्री कहीं से झुकेगा तो उसका वो कंपोनेंट F1 cos थीटा होगा, और दूसरा वाला कंपोनेंट F1 sin थीटा होगा। अब मैं यहीं पर मुद्दे पर बात करता हूं, आपको दिखाता हूं यहां पे क्या, यहां पे कहानी है। तो आप देखिएगा, इनको मैंने यहां पे किया क्या, पूरा इनको ले लिया x एक्सिस, और इधर एक और ले लिया y एक्सिस। दो एक्सिस हमने बना ली इसी बिंदु से होते हुए। अब मैंने मान लिया कि F1 का एक कंपोनेंट जो होगा, F1 का एक कंपोनेंट, भाई F1 का एक कंपोनेंट मान लें ये है F1 का, और F1 का ही दूसरा कंपोनेंट हम मान लें कि ये है। F1 के दो कंपोनेंट होंगे ना, ये जो F1 है उसके दो कंपोनेंट होंगे ना भाई। तो चलिए, इनको हमने मान लिया कि एक F1 का यहाँ पे है कंपोनेंट, एक F1 का यहाँ पे। अगर ये F1 यहाँ पे थीटा डिग्री मान ले कि थीटा डिग्री पर ये झुका हुआ है, तो ये मान लीजिए थीटा डिग्री है,
और θ1 मान लेते हैं इसको, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, जब ये F1 है तो मैंने ये बता रखा है कि ये F1 cos θ1 होगा, क्योंकि जहां से झुका है, इससे झुका है ना ये कंपोनेंट, थीटा यहां से बन रहा है तो F1 cos थीटा, और ये वाला जो होगा वो होगा F1 sin थीटा। ऐसा होगा ना, ऐसा बिल्कुल होगा। इसी तरीके से यदि F2 के बारे में हम सोचें, तो F2 के बारे में मैं यदि विचार करूं तो मैं कहूंगा F2 इधर जा रहा है, तो F2 का यदि एंगल, ध्यान समझिएगा, कहां से पता हो, इससे पता हो, मान लीजिए F2 का एंगल इससे पता है, तो एक चीज जान लीजिएगा, यहाँ पे F2 का जब निकालेंगे ना तो एक ये बताएगा एक ये बताएगा, तो फिर एक दिक्कत आएगी, जानते हैं। यहाँ पे पहले तो समझ लीजिए, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो F2 का एक कंपोनेंट इधर काम करेगा, मान लीजिए वो कंपोनेंट यहां से यहां तक है, ऐसे ऐसे, और दूसरा कंपोनेंट F2 का इधर काम करेगा, देख रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए F1 का भी एक इधर गया। अब इसी तरीके से यदि मान लेते हैं सबका एंगल पता हो, और सब, जैसे इसका एंगल यहां से θ2 बता था, मान लीजिए, अभी ऐसे मत समझिए, मैं बताता जा रहा हूं, ठीक है ना। अभी अभी अधूरी बात है, पूरी बात मैं अभी समझाता हूं, लेकिन अभी सुनना पड़ेगा आपको इसको। अब मान लीजिए इसी तरीके से यहां पर अगर F3 की बात करें तो बताओ, ये F3 भी दो कंपोनेंट में टूटेगा, और इसका अगर F3 का लाइन हम लोग ये वाला ले लें, ये इसका डायरेक्शन, और दूसरा डायरेक्शन इसका मान लें यहां से यहां तक, देखो जितने भी होंगे ना सब एक आयत में बंद हो जाएंगे। यदि इनके जैसे ये F1 वाले को F1 वाले से मिलाओगे तो एक आयत बंद होगा, समांतर चतुर्भुज। एक यहां से अगर ये पिंक वाले को मिलाओ तो यहां से ये बंद करेगा, फिर ये रेड वाला यहां जाके इससे मिलेगा, ये बंद हो जाएगा। तो सबके एक कंपोनेंट मिल रहा है ना, इसी तरीके से इस लास्ट वाले का भी एक कंपोनेंट होगा, यानी ये जो F4 है, F4 का एक कंपोनेंट यहाँ पे काम करेगा यहां तक, और दूसरा कंपोनेंट F4 का यहाँ पे काम करेगा। इस टाइप से F4 का दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे काम करेगा। अब तुमको ये समझ में आ गया होगा कि हर बल का एक प्रभाव इस डायरेक्शन में, एक प्रभाव इस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। मैंने एक ही पर दिखा दिया, पता नहीं चल रहा है, लेकिन हर फोर्स का एक एक प्रभाव हर डायरेक्शन में दिख रहा है। जब ये फोर्स अपने दो कंपोनेंट में टूटेगा ना तो ये खत्म। अब ये बताओ, इस जगह पर तुम देखोगे, ध्यान समझना, अगर इस एंगल को मान लेते हैं θ3 है, और इस एंगल को मान लेते हैं यहां से θ4 है, देखना मजेदार बात, ये अगर बोले F1 वाला F1 cos थीटा है और ये F1 sin थीटा है, तो ये F2 वाला क्या होगा, F2 वाले को तुम बोलोगे सर ये वाला जो आ रहा है ना, ये F2 वाला, सर यहां पर F2 cos θ2 होगा, और ये वाला F2 sin θ2 होगा, समझ रहे हो। यानी अगर F1 F2 दो बल इस बिंदु पे लगे तो F1 इस डायरेक्शन में लगा रहा है F1 sin थीटा, और F2 इस डायरेक्शन में जो लगा रहा है वो F2 sin थीटा, यानी दोनों मिलने लगे, देख रहे हो, मिलने लगे दोनों, मजेदार बात देख रहे हो, दोनों मिलने लगे। अब देखना इसी तरह से, और इस डायरेक्शन में इसी तरीके से अगर देख रहा है तो F1 cos थीटा यहां पे असर डाल रहा है, तो F2 cos थीटा इधर है, यानी ये दोनों तो जुड़ रहे थे लेकिन हाई घट रहे थे दोनों, ये इधर ये इधर। लेकिन अगले वाले को देखें, जैसे ही F3 पर गौर करेंगे तो F3 का एक कंपोनेंट, जैसे ये थीटा है तो यहां वाला एक काम करेगा F3 cos थीटा पर, क्योंकि देखो ये थीटा एंगल है तो थीटा के पास वाला, देखो जब ये बल F3 है तो थीटा जहां से वो बनाया ना वहां F3 cos थीटा, और यहाँ F3 sin थीटा काम करेगा, समझ लो। फिर मैं एक ही बार ट्रिक बताऊंगा, कहानी बड़ी आसान हो जाएगी। F3 sin थीटा हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि ये F3 cos थीटा F3, यानी इस डायरेक्शन में F2 के कारण ये आ रहा है, F3 के कारण ये आ रहा है, यहां F2 के कारण ये, F1 के कारण ये, यहां पर F3 के कारण ये आ रहा है, इस जगह पे F3, देखो हर बल के दो कंपोनेंट बन रहे हैं, तो टोटल देखते जाओ 1 2 3 4 5 6 बन चुके, क्योंकि F1 F2 F3 तीन बल थे, 6 कंपोनेंट। F4 बचा है, F4 का एक कंपोनेंट यहां से θ4 है ना यहाँ पे, यानी यहाँ पे θ4 एंगल बनाया है ना F इससे, तो इससे बनाया, तो इस दिशा में इसका कंपोनेंट होगा F4 cos θ4, और इस डायरेक्शन में होगा F4 sin θ4। बात समझ में आ रही ना, ऐसे होगा इन दोनों कंपोनेंट में। अब एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि देखोगे तो हर जगह पर दो दो बल तुमको दिखने लगे। हो सकता है कई बार ऐसा भी होगा, ऐसा भी कि एक ही डायरेक्शन में एक चीज क्लियर है
कि ये दोनों प्लस होंगे, लेकिन ये वाई डायरेक्शन में, और ये जो नीचे जा रहा है ना ये वाला, ये दोनों जो होगा वो माइनस कहेगा। हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक तरफ के बलों को तुम प्लस लेते हो तो ये अपने आप माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर वाला यदि तुम प्लस लेते हो तो ये माइनस। यानी हम लोग कहें कि अंतिम में यदि हम पूछें कि देखो कुछ एक बिंदु पर इधर इधर बल लगे, इधर इधर, क्यों? क्योंकि सारे बलों को हमने इन्हीं दोनों एक्सिस पर तोड़ दिया, सारे लगने वाले बलों को इन्हीं दोनों एक्सिस पर तोड़ दिया। अच्छा, कोई तीसरा बल और यहां लगा रहता तो वो भी तो किसी न किसी कोऑर्डिनेट में होता। मान लेते हैं यहां एक और बल लगा है, सपोज करो यहां पर मैं एक और बल ले लेता हूं जो कि θ5 एंगल पे है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं टूटेगा दो कंपोनेंट में। यानी कितना भी कोई बल लगा हो वो किसी न किसी कोऑर्डिनेट में तो होगा ही, और उस कोऑर्डिनेट में होगा, जैसे ये जिस कोऑर्डिनेट में है ये जाहिर सी बात है इस पर और इस पर असर डालेगा। समझ में आ रही बात ना? यानी हर बल को उसके दो कंपोनेंट में एक्स और वाई में हमने तोड़ दिया, तो अंतिम में क्या बचेगा? तो अंतिम में बचेगा हमारे पास, अंतिम में हमारे पास बचेगा केवल ये बल और ये बल। अब इसमें से भी कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो ऊपर वाला यदि ज्यादा है और नीचे वाला कम है तो घटा लो, तो एक तो यहां बचा। मान लो कि ये ज्यादा है, सपोज करो ये दोनों मिलके 500 हो गए और ये दोनों मिलके कितने हो गए? 300। तो मैं कहूंगा कि रिजल्टेंट बचा है ऊपर ऊपर 500 नीचे 300, यानी असल में ऊपर की तरफ 200 बचा है, क्योंकि ये 500 था लेकिन ये नीचे वाला 300 घट के ऊपर 200 बचा है। और मैं बोलूं कि अंत में ये वाला दोनों मिलकर के, मान लो ये दोनों मिलकर के हो गए 400 और ये दोनों मिलकर के होंगे 100, तो कहोगे ये 400 और ये 100 मिला के उधर बचा 300, तो ये बन गए, अंत में तुम्हारे पास आया ये 300 और ये बचा 200। सारे बलों को तोड़ मरोड़ के तुम यहां ला दिए, क्यों? सबका प्रभाव तुमने कैलकुलेट किया और यहां लाया। अब तुम इनका परिणामी बड़े आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि सारे बलों को दो एक्सिस पर लाने के बाद तुम आसानी से इनका परिणामी निकाल सकते हो, क्योंकि इनका परिणामी क्या होगा? अब दो बल लगे होंगे तो इनका परिणामी क्या होगा भाई? अगर ये 200 है तो ये भी 200 होगा और ये 300, तो इसका परिणामी क्या होगा? अगर मान लो ये फोर्स P है ये Q है, तो P बराबर यहाँ P होगा, ये Q बराबर यहाँ Q होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर, यानी ये P है और ये Q है, तो √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यही होगा रिजल्टेंट R की वैल्यू। बात समझ आ रही? नहीं समझ में आया तो कुछ मत करो, मैं सरल तरीका तुमको बता रहा हूं। क्या ये था कि मैंने आपको बेसिक बताया अंदर से कि अगर कई बल काम कर रहे हो, देखो दो तरह की कैटेगरी के बच्चे हैं, एक वो जो इस चीज को समझ गए, अगर नहीं समझे कि हम लोग कर क्या रहे हैं, तो अभी फॉर्मूला बता रहे हैं दोस्त, बड़ा आसानी से काम हो जाएगा। मैं कर क्या रहा हूं, जितने बल लगे हुए हैं, जितने बल लगे हुए हैं उन सब को केवल दो बलों में बदल दिया लास्ट में। हो सकता है ऐसे ना करके, हो सकता है नीचे वाला भारी पड़ता और इधर वाला भारी पड़ता, या इधर वाला, तो रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में आता, इस डायरेक्शन में। हो सकता है कि ऐसा होता कि इधर वाला भारी पड़ जाता और इधर वाला भारी पड़ जाता, तो रिजल्टेंट हमारा इस डायरेक्शन में आता। ऐसी कई संभावनाएं संभव थी, ऐसी कई संभावनाएं संभव थी जिसमें इनमें से इन सारे बलों के कॉम्बिनेशन को दो बलों में परिवर्तित किया गया। क्योंकि जैसे ही तुम सारे बलों का कंपोनेंट तोड़ोगे ना, जैसे ही तुम सारे फोर्सेस का कंपोनेंट तोड़ोगे, तो वो या तो इधर बताएगा या तो इधर। चलो ले लो, जो आया वो ले लो, जो आया इनका वैल्यू F2 कोई ना कोई फोर्स होगा उसका वैल्यू रखो, थीटा एंगल होगा उसका वैल्यू रखो, कुछ भी रखते जाओ रखते जाओ। और सबको रखने के बाद, सबको रखने के बाद तुम सीधे करो क्या, जो इधर इधर देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो तुमको ढूंढना पड़ रहा ना कि इधर पॉजिटिव कि इधर नेगेटिव, ये इसलिए ढूंढना पड़ा क्योंकि तुमने सबको एक को इधर से एक को इधर से। इसका आसान तरीका जानते हो क्या हो? सबको एक ही जगह से नापो। जैसे तुमने इसको ऐसे ऐसे मापा, तुम सीधा कुछ मत करो, तुम बस इतना करो, तुम बस इतना करो कि सारे बलों को एक ही एक्सिस से नापना शुरू करो। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो ये F1 लगाना, अब देखो मैं रियल, वो समझाने के लिए था और यहां पर अब मैं रियल डायग्राम बना रहा हूं। ये यहां लगाना, मान लो F1 F2 सब है यहाँ पे, ये F3 है और यहां पर मान लो F4 है। तुम कुछ मत करो, तुम सबका एंगल, जैसे इसको मानो θ1, इसको मानो θ1, यहीं से नापो, ऐसे θ2 यहीं से नापो,
सॉरी वो थीटा 2 नहीं था, यहीं से नापो थीटा 2 यहाँ पे, ये दूसरे वाले फोर्स का एंगल, यहीं से नापो तीसरे वाले का थीटा 4, और यहीं से नापो ऐसे चौथे वाले का जो क्या थीटा 3 है ये, और इसको मान लो तुम थीटा 4। सभी को एक ही जगह से मापो, एक ही जगह से सबको मापो। इससे क्या फायदा होगा सर, मैं बता रहा हूं क्या फायदा होगा। जैसे तुम इसको यदि इधर से मापते ना इस तरफ से, तो एक चीज जान लो, जैसे ही तुम इसको यहां से मापते तो तुमको फिर ये ध्यान रखना पड़ता कि यार इधर से नापे हैं तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। तुम कुछ मत करो, तुम सिंपल तरीके से ये करो कि कहोगे सर अगर किसी भी बल का, जैसे ये बल हो, जैसे मान लो ये F1 है, ये मान लेते हैं F2 है, तो ये F3 है और ये F4 है, 4 बल है भाई। इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, वो F1 साइन थीटा होगा, इसका क्या होगा, वो भी F2 साइन थीटा, ये थीटा 1 होगा, ये F2 साइन थीटा 2 होगा, यही ना होगा। अरे सबका, अगर किसी भी बल का तुम कौन सा कंपोनेंट ले रहे हो, सबका एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लो। अच्छा F4 का, तो F4 का तुमको लग रहा है यहां कंपोनेंट होगा ना, तुम यही ले लो ना, सबको लिखो F3 साइन थीटा 3 और इसको लिख दो F4 साइन थीटा 4, सबका कंपोनेंट ले लो। अब अपने आप तुम एंगल यहां से मापोगे ना, तो जो पॉजिटिव आएगा समझो उधर है, जो नेगेटिव बता रहा है वो समझ लो इधर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव घट के अपने आप आंसर दे देंगे। जैसे मैं तुमको बता रहा हूं, क्या मैं तुमको बता रहा हूं, जैसे इसके लिए समेशन ऑफ, अगर तुम इसमें समेशन ऑफ fx और fy करो, जैसे रिजल्टेंट का क्या रूल कहता है, यानी रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या कहता है, रिजल्टेंट निकालना है इसमें रिजोल्यूशन मेथड से। तो हमें करना क्या है, हमें सभी बलों को, सभी बलों को, सभी बलों को उनके उनके क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, जो लिख रहा हूं उसको ध्यान देना, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में तोड़ लेना है, तोड़ लेना है। उसके बाद इनका बीजगणितीय योग यानी अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग लेकर दो दिशाओं में बलों के रूप में बदल लेना है। इसके बाद इनका परिणामी आसानी से निकाला जा सकता है, इनका परिणामी आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे आसानी से, मैं निकाल के भी दिखाऊंगा, अभी निकाला जा सकता है सिंपल। इसके लिए हमने बोला कि सभी बलों को उनके क्षैतिज घटक, ये F1 का एक क्षैतिज घटक है, ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज वाला तो होगा F1 cos थीटा 1। सभी बलों के कॉस वाले घटक को क्षैतिज बना लो और साइन वाले को ऊर्ध्वाधर। तो मैं लिखूंगा सभी बलों का क्षैतिज घटक क्या होगा, तो सभी बलों के जो क्षैतिज घटक होता है उसको बोलते हैं समेशन ऑफ fx। समेशन ऑफ fx क्या होता है, तो वो क्या होगा, वो होगा F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 प्लस F3 cos थीटा 3 एंड डॉट डॉट डॉट, जितने फोर्स हों सबका क्षैतिज जो है कंपोनेंट ले लो, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो। इसी तरीके से जो समेशन ऑफ Fy होगा यानी ऊर्ध्वाधर घटक का मतलब हुआ कि हम ले लें F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 प्लस F3 साइन थीटा 3, इन सब को लेते जाओ, सभी बलों का मान रखो और उनका इससे एंगल बताते जाओ, थीटा 1 थीटा 2 जो है रख। तो यहां से ना कुछ ना कुछ समेशन ऑफ fx की वैल्यू आएगी। कैसे, देखो जब तुम रखोगे ना यहाँ पे F1 cos थीटा 1 तो कुछ आएगा, क्योंकि भाई F1 cos थीटा 1 ये है तो इसका कोई ना कोई वैल्यू आएगा।
तो अगर इसका वैल्यू तुम यहां रखोगे तो जैसे ही F2 लोगे ना और cos θ2 तो ये अपने आप नेगेटिव आएगा। क्यों? अगर F2 रहा सेकेंड कोऑर्डिनेट में, देखो F1 फर्स्ट में है तो ये पॉजिटिव दोनों आएंगे, लेकिन जैसे ही तुम F2 रखोगे ना और cos θ, जैसे ही cos 90 प्लस θ होता है तो देखो अगर इस कोऑर्डिनेट में cos आता है ना तो अपने आप नेगेटिव वैल्यू देने लगता है। तो ये जान लो, तुम रखो अपना, ये अपने आप नेगेटिव ले लेगा। नेगेटिव लेने का मतलब ये हुआ कि वो दूसरे डायरेक्शन में है, तो जब तुम इसमें इसको जोड़ रहे हो लेकिन नेगेटिव, तो अपने आप घट जाएगा। फिर F3 cos θ3, जब cos θ3 की बारी आएगी तो वो एंगल भी यहाँ पर 280, यहाँ पे 180 प्लस थीटा में जा रहा है, यानी उसके बाद ये भी निगेटिव आ जाएगा। फिर इसको लोगे तो ये अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। यानी तुम बस केवल एक जगह से एंगल रखते रहो, इसका ये प्लस माइनस अपने अपने आप होके जो बचेगा, या तो ये माइनस में बचेगा या तो प्लस में बचेगा। अगर माइनस में बच रहा है तो समझ लो रिजल्टेंट इन सभी बलों का क्षैतिज घटक इधर काम कर रहा है, यदि प्लस में काम कर रहा है तो समझ लो इधर काम कर रहा है। बात समझ रही है? इसी तरह से इसका भी वैल्यू आएगा, समेशन ऑफ Fy का भी कोई ना कोई वैल्यू आएगा। तो ये वही दोनों बल होंगे। देखो समेशन ऑफ Fy यदि प्लस है, ये भी प्लस है, तो समझ लो स्थिति ये वाली हुई है। अगर समेशन ऑफ Fy नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो समेशन ऑफ Fy नेगेटिव मतलब ऊपर वाला जो जा रहा है वो समेशन ऑफ Fy नेगेटिव मतलब ऊपर की बजाय नीचे जा रहा है, और ये वाला पॉजिटिव है यानी इधर जा रहा है। यानी कोई ना कोई एक स्थिति बन के सामने आएगी, इनका कोई ना कोई वैल्यू। मैं लगाते समय बड़ा आसान है यार, समझने में बस थोड़ा तुमको लग सकता है, लगाने में बड़ा आसान है। यानी समेशन ऑफ Fx और समेशन ऑफ Fy दोनों का वैल्यू निकाल लिए। जैसे ही आया तो मान लो कुछ भी रहे, चाहे ऐसे निकला हो, चाहे ऐसे निकला हो, चाहे ऐसे निकला हो, और चाहे ऐसे निकला हो, इन चारों में से कोई भी स्थिति यदि रही तो भाई इसका जो है रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट ये होगा। तो कहोगे अगर ये समेशन ऑफ Fy है, ये Fx है, ये समेशन ऑफ Fy है, ये समेशन ऑफ Fx है, और इसी तरह ये समेशन ऑफ Fy है, हालांकि इसमें ये समेशन ऑफ Fx है, इसमें ये समेशन ऑफ Fx है, और ये समेशन ऑफ Fy है। यही ना, सब में क्षैतिज वाले को Fx। भाई हर केस में रिजल्टेंट तो यही आ रहा है कि अगर ये दोनों है तो रिजल्टेंट ये होगा, यानी ये होगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इस केस में भी वही होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमें समेशन ऑफ Fx और Fy मिल चुका है तो हम लोग सीधे कहेंगे, इसलिए रिजल्टेंट जो होगा R वो होगा समेशन ऑफ Fx का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ Fy का स्क्वायर। ये रिजल्टेंट R की वैल्यू होगी, ये रिजल्टेंट R की वैल्यू होगा। क्लियर है? और दिशा क्या होगी? मान लेते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में आया है और इस डायरेक्शन में आया है, ठीक है ना, दो हैं, ये समेशन ऑफ Fy है और ये समेशन ऑफ Fx है। तो मान लो रिजल्टेंट यहाँ पे R जा रहा है, तो तुम कह सकते हो कि सर ये जो R होगा ना वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है। तो R बराबर तो तुमने ये लिख दिया, फिर इसकी दिशा यहीं से यदि निकालना हो तो मान लो ये कितना है, समेशन ऑफ Fy तो है, इसी के बराबर तो ये होगा। तो यानी तुम कह सकते हो कि इसकी ये एंगल यदि अल्फा है तो अल्फा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स समेशन ऑफ Fy अपॉन समेशन ऑफ Fx। ये है इसका पूरा कहानी। यानी सिंपल तरीका है एंगल निकालने का कि R बराबर ये होगा, बस समेशन ऑफ Fx का वैल्यू ये, समेशन ऑफ Fy ये, R बराबर ये और अल्फा बराबर ये। आ गया रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट की दिशा, कई बल काम कर रहे थे, सभी बलों का एंगल पता है तो तुरंत समेशन ऑफ Fx भी आ जाएगा, समेशन ऑफ Fy भी आ जाएगा। कैसे आएगा यदि उसको जानना है तो चलिए आइए थोड़ा देख लेते हैं ना। अगर आप ये सब समझ गए तो ये तो क्लियर होगा ना कि मैं यदि आपसे बोलूं कि यार समेशन ऑफ Fy जो है वो पॉजिटिव है और समेशन ऑफ Fx जो है वो भी पॉजिटिव है, तो फोर्स किस कोऑर्डिनेट में है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। इसमें कोऑर्डिनेट ऐसे घूमेगा, पहला कोऑर्डिनेट आपका ये रहेगा, पहला कोऑर्डिनेट आपका ये रहेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अगर मैं कहूं Fy भी पॉजिटिव है, Fx भी पॉजिटिव है तो पहला कोऑर्डिनेट, यदि Fy पॉजिटिव है लेकिन Fx नेगेटिव है तो दूसरा कोऑर्डिनेट, यदि दोनों ही नेगेटिव हैं तो तीसरा कोऑर्डिनेट, अगर Fx पॉजिटिव और Fy नेगेटिव है तो चौथा कोऑर्डिनेट। इस टाइप से समझिएगा। कहेंगे सर ये सब तो ठीक है, थोड़ा आप
बताइए कि करा कैसे जाए, जरा न्यूमेरिकल जो है लगवा के बताइए, ऐसे जो है मजा नहीं आ रहा है। तो न्यूमेरिकल लगाने के लिए सिंपल तरीका है आपके पास, मैंने एक न्यूमेरिकल यहां ले रखा है, बोला है यहां पे सिंपल कि फॉलोइंग आर द गिवन लोड्स ऑन अ पॉइंट ओ, किसी बिंदु ओ पर कुछ लोड लगे हुए हैं और दिया गया है, ठीक है ना, कुछ लोड की स्थिति दिया गया है। फॉलोइंग्स आर द लोड गिवन ऑन ए पॉइंट ओ, यानी जो दिए गए बल हैं जो बिंदु ओ पर लग रहे हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, यानी इनके रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए। कहेंगे सर ये बड़ा, कोई फोर्स बड़ा कोई छोटा क्यों है, मैं कहूंगा देखो फोर्स का जो लंबाई होता है वो फोर्स, ये जो एरो की लंबाई वो फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। पहला फोर्स है यहाँ पे F1, ये इसी पर लग गया है, एक्स पर ही लग गया है, यानी इसको अगर तुम एक्स एक्स मान लो तो एक्स पर ही F1 लग गया है। और जो ये वाई है, ये वाई है, ये कहाँ लगा हुआ है, तो देख रहे हो ये वाई पर कोई फोर्स नहीं है। एक्स पर पहला फोर्स है F1, फिर दूसरा F2 वाला उसी कोऑर्डिनेट में, F3 वाला उसी कोऑर्डिनेट में, तो सबका क्या लेंगे अब बताओ, सबका। तो इसमें बड़ा आसान तरीका है सॉल्यूशन का, कितना आसान तरीका है मैंने आपको अभी बताया, इसमें सॉल्यूशन का कितना आसान तरीका है। आप देखोगे ये काफी बड़ा फोर्स है, ये सबको हो सकता है अपनी तरफ खींच ले, हमको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि भाई सब जो मिलके खींच रहे हैं उधर ना, ये दोनों तो एक साथ और ज्यादा खींच रहे हैं। अगर ये डायग्राम मैंने अपनी मतलब अनुभव से बनाया है, नाप के तो बनाया नहीं है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि इधर ही खींच देगा सारा फोर्स। देखने में ऐसा लग रहा है कि इन तीनों का प्रभाव, या लेकिन चार है एक्चुअली, 2 3 4, हो सकता है वो खींच ले, हो सकता है एक खींच ले, हो सकता है फोर्स इसमें जाए, हो सकता है इसमें जाए। चांस इसी का बन रहा, चांस इसी का बन रहा है कि फोर्स इन्हीं में से कहीं ना कहीं जाएगा। हो सकता है इस कोऑर्डिनेट में फोर्स रह जाए, हो सकता है इस कोऑर्डिनेट में आ जाए, क्योंकि उधर भी 3 बल एक साथ लगे हुए हैं, एक है 30 का, एक 45 का, एक 50 का, और इधर लगा है एक 80 का और एक 90 का। तो जरूर नहीं, एंगल वगैरह पे भी निर्भर करता है, तो हम लोग अभी निकाल के देखेंगे। तो अब इनको कैसे निकलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, समेशन ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एफ एक्स, वो कितना होगा। तो चलिए अब एक एक को निकालते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, कैसे निकालेंगे, सबका एंगल एक ही जगह से लेना है। जैसे देखिए इसका किया क्या है, पहले वाले का एंगल तो 0 हो जाएगा, पहले यहाँ पे अगर मैं यहीं पे लिस्ट बना लूं तो यहाँ पर θ1 को मैं बना ले रहा हूँ 0, क्यों, क्योंकि पहला फोर्स 0 डिग्री पे उसी पे लग गया है। दूसरा फोर्स θ2 को यदि मैं मान लूं तो दिखाया गया है 45 डिग्री, ध्यान समझिएगा। अगर θ3 ये वाला फोर्स देखें तो ये दिखाया गया है 60 डिग्री पर, θ3 कितना है 60 डिग्री, लेकिन θ4 कितना है, देखो θ4 तो ये चौथे बल का कोण है, लेकिन ये इधर से 30 दिया है। एक बात बताओ, ये पूरा ऐसे घूमता तो 180 घूमता, यहां से घूम के 180 आता, लेकिन इधर से 30 उठा हुआ है तो उधर से 150 डिग्री नहीं बचा, यानी थीटा जो बनेगा, थीटा जो बनेगा अगर नापा जाएगा तो थीटा यहां से जा करके यहां बनेगा कितना, 150 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर ये पूरा घूम जाता तो 180 होता, लेकिन 30 ऊपर है, इधर से एंगल दिया है तो आपको तो उधर ही से लेना ना, तो 150 डिग्री हो जाएगा, यानी θ4 बराबर मैं लिखूंगा कितना, 150 डिग्री। इसी तरीके से मैं यहां पर लिखूंगा क्या, अगला वाला, इसको भी मैं यहीं से नापूंगा। यानी अगर तुमसे मैं पूछूं कि ये यहां से जाके ये वाले फोर्स का एंगल कितना है, तो इसको कितना कहोगे तुम, तो कहोगे पहले सर 180 तो पूरा यहां तक है, 180 के बाद हाई छोटा सा एंगल जो यहाँ गया हुआ है ना, ये 40 डिग्री है, शायद इसमें दिखाया नहीं गया था या मिट गया होगा, ये 40 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 40 डिग्री है और ये नीचे वाला 80 डिग्री है। तो बताओ यहाँ से ऐसे गया 180 तक और उसके बाद 40 डिग्री और है यहाँ से यहाँ तक, तो 180 तो ये पूरा और 40 मिला के कितना हुआ, θ5 220 डिग्री, ठीक है। और अब θ6 कितना होगा, ये बड़ा वाला एंगल, अगर मैं इनको ऐसे मिटा दूं, अगर मैं इसको ऐसे मिटा दूं यहां से, तो ये एंगल जो था ना ये 40 डिग्री था, ये 40 है, क्वेश्चन में बना लीजिएगा। अगर मैं पूछूं कि ये बड़ा वाला एंगल यहां तक वाला कितना होगा, यानी यहां से उठे और सीधे यहां तक आइए कितना होगा, तो होगा सर ये पूरा यहां से यहां तक 80 और फिर उसके बाद यहां पर ये 80 डिग्री, और यानी 180 और 80 260, यानी θ6 जो होगा वो 260 डिग्री होगा। सारे एंगल पता चल गए हैं, सारे एंगल पता चल गए हैं। अब यहीं से हम लोग
इनको यहाँ सारे एंगल पता है, सारे फोर्स पता है, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा, तो कहेंगे पहले वाले फोर्स का लेंगे तो लिखेंगे F1 cos θ1, सिग्मा एफ एक्स बराबर लिख रहा हूं। फिर इसी तरह मैं लिखूंगा दूसरा वाला, सबको जोड़ते जाओ, जिसको घटना होगा अपने आप घट जाएगा। दूसरे वाले को मैं लिखूंगा F2 cos θ2, तीसरे वाले को मैं लिखूंगा F3 cos θ3 प्लस F4 cos θ4 प्लस F5 cos θ5 और प्लस F6 cos θ। मैंने सारे को लिख लिया, यहाँ पे सबका वैल्यू रखता हूं मैं, यहाँ पे पता चलेगा कि एफ एक्स कितना है। न्यूमेरिकल देख लो, कंसेप्ट क्लियर। F1 cos θ1, F1 मतलब 50 न्यूटन। देखो ये जो 50 लगा है ना, तो ये इसी दिशा में लगा, झुका रहता तो कम होता, लेकिन जब उसी पे लगा तो 50 ही आएगा। क्यों? जैसे ही तुम रखोगे F1 का वैल्यू 50 और cos 0 डिग्री, क्योंकि झुका नहीं है, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये अपने आप 50 हो जाएगा। यानी जो उसी दिशा में, किसी बल का उसी दिशा में कंपोनेंट सेम होता है, मतलब प्लस। अब यहाँ पे प्लस करेंगे कि माइनस, वो डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या। मैं यहाँ पर अभी केवल प्लस करते जा रहा हूँ। दूसरा वाला फोर्स कितना है, ये 50 था, वो 45 है, 45। और मैं देखो पहला न्यूमेरिकल आराम से लगा रहा हूँ, बाद में तो खटखट खटखट मैं लिखूंगा बस। 45 कॉस कितना डिग्री है, 45 डिग्री लिख दिया हमने। फिर हमने लिखा प्लस यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसे समझो, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा, यहां पे नीचे लिखता हूं, यहां से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। प्लस हमने इन दोनों फोर्स F1 F2 लिख दिया, F3 का लिखे हैं, तो F3 कितना है 30 न्यूटन, यानी 30 कॉस 60 डिग्री, प्लस अगला वाला फोर्स कितना है F4, 60 कॉस 150 डिग्री मैं यहां पे रखूंगा, प्लस प्लस अगला फोर्स जो है ये वाला है, यानी 80, और ये क्या है कॉस 220 डिग्री, और फिर लास्ट में है 90 कॉस, और ये कितना है 260 डिग्री। क्या ये इतना चीज, यही चीज यहां पर लिखा गया है। आप कुछ मत करो, कैलकुलेटर लो और सबका वैल्यू निकालो। कैलकुलेटर से यदि मैं निकालूंगा तो पहले ना तुम थीटा वाली वैल्यू रखना, फिर बाद में रखना है कि भले यहां लिखा है 50 कॉस, तो तुम पहले कॉस निकालना। तो पहले मैंने लिख दू यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, अब बराबर जो आया गुणा कर दिया हमने 50 से, तो आया यहाँ पे 50, तो पहले मैंने लिखा था मैंने 50। दूसरे वाले को मैं लिख रहा हूँ cos 45 डिग्री, और इसका वैल्यू जो आया 0.707 आया। cos 45 डिग्री गुणा हमने कर दिया किससे, 45 से, यानी ये आ रहा है 31.8, और वो प्लस में आ रहा है 31.8198, ये आया। अगला वाला देखते हैं फोर्स कितना हम लोग का, 30 cos 60, यानी पहले cos 60 दबा लेंगे और गुणा कर देंगे हम लोग 30 से, यानी ये आ गया 15 न्यूटन। फिर अगला वाला देखो, ये सब ना, ये तीनों के बारे में तुमने नोटिस किया होगा, ये सब कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मतलब इसी दिशा में है, तो सब पॉजिटिव निकाल रहे थे, सब इसका पॉजिटिव निकालेंगे। लेकिन जैसे ही देखना इसका निकालोगे ना, जब रखोगे 60 cos 150 डिग्री, अपने आप माइनस आएगा। देखना तुम, cos 150 डिग्री का वैल्यू ही माइनस आ जाएगा। 150 डिग्री आया है माइनस 0.866, इसका वैल्यू इंटू कर दिया हमने किससे, 60 से, ये वैल्यू 60 ही है ना, 60 हमने यहाँ पे रखा, तो वैल्यू आया माइनस में 51.96, 51.96 आ गया। यानी ये दोनों मिलके इधर खींच रहे थे, लेकिन ये वाले का जो कंपोनेंट है ये इधर खींच रहा है। बात समझ आ रही है? फिर आपका ये वाला, अब ये 80, ये नीचे, ये भी इधर खींचेगा, ये नीचे, ये भी इधर खींचेगा, यानी हम लोग अगर वैल्यू रख दें सबकी यहाँ पे, क्या आ जाएगा, अगला वाला 60 तक हो गया, अब 80 वाला, यानी cos 220 की बात कर रहा है, cos 220 गुणा हमने कर दिया उसमें 80 से, ये आया माइनस में 61.28, माइनस में 61.28 है, और लास्ट में आपका ये आ रहा है 90 cos 260 डिग्री, तो हमने रख दिया cos 260 जो आया गुणा हमने कर दिया 90, यानी ये वैल्यू आई 15.6283, और भी माइनस में 15.6283। अब देखो कई वैल्यू हमारे सामने आ गई, सारे फोर्सेस का कौन सा कंपोनेंट आ गया, सारे फोर्सेस का जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था आ गया। आप सबको जोड़ो, पहले है 50, फिर है प्लस में 31.8,
31.8198, प्लस में हमने कर दिया 15, फिर माइनस में कर दिया 51.96, फिर माइनस में कर दिया 61.283, माइनस में कर दिया 15.6283, वैल्यू आई माइनस में 32, वैल्यू आई माइनस में 32.05 न्यूटन। यानी तुम सोच रहे थे कि सब इधर खींचेंगे ना, नहीं, इधर खींच दिया गया है, यानी रिजल्टेंट की डायरेक्शन नेगेटिव में है, इधर है। यानी एक अभी पता चला कि इधर और इधर में इधर है, क्योंकि हमने सबका एंगल वहां से मापा था, माइनस में बता रहा है, यानी कि उधर नहीं। क्लियर है या नहीं यहाँ पे बात? यहाँ पे पूरा क्लियर हुआ यहाँ पे कि नहीं कि ये कितना आ रहा? तो पहले समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आया वो देख लो। अब समेशन ऑफ एफ वाई भी निकालते हैं हम लोग। अब इसी तरीके से यदि हम लोग सबका एफ एक्स निकाले, अब सीधे एफ वाई भी निकाल दें। तो एफ वाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, बस जितना जगह साइन कॉस था ना वहां साइन कर दो। यानी अब इसी तरह सिमिलरली हमने क्या बोला, क्या समेशन ऑफ एफ वाई क्या होगा, यानी जितने भी एफ वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है उनका योग। ये हमेशा साइन जो है ना वो योग को दिखाता है, सम को दिखाता है। तो समेशन ऑफ एफ वाई, यहाँ जीरो नहीं, सॉरी ये मैं गलत लिख दिया कुछ, समेशन ऑफ एफ वाई बराबर यहाँ निकालना पड़ेगा। तो कितना होगा, तो मैं फिर से वही करूंगा, सारे फोर्सेज, यानी पहला फोर्स जो लगा था 50, और उसका जो बल याद करना है यहाँ पे ध्यान से, मैंने बोला था कि कोई बल ऐसे लग रहा हो उसके लंब दिशा में उसका घटक 0 होता है। ये मैंने बातचीत के दौरान पिछली क्लास में बताया था। तो देखना जैसे ही तुम इसका F1 पे साइन 90 करो, साइन 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री के एंगल पे आप इसी एक्सिस से। तो F1 साइन 0 करोगे ना तो इस दिशा में कंपोनेंट 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर तुम करोगे जैसे ही तो आएगा, अब मैं बार बार वही नहीं लिखूंगा, सीधे लिख रहा हूँ। 50 हमने यहाँ पर लिखा साइन 0, फिर दूसरे वाले को हमने लिखा 45 और उसके बाद साइन 45, फिर उसके बाद हमने प्लस में लिखा 30 और हमने लिखा साइन क्या आपका 60। ये फोर्स है, ये एंगल है। प्लस हमने लिखा अगला फोर्स जो है वो 60 है और साइन 150 डिग्री है, एंगल अभी दिखा दे रहा हम लोग को। प्लस अगला फोर्स जो है वो 80 है और साइन 220 डिग्री है, और अगला फोर्स जो है वो 90 है और इसको मानेंगे हम लोग साइन 260 डिग्री है। एंगल मिला लीजिए, एंगल हमने क्या क्या लिया है, 0, 45, 60, 150, 220 और 260। देखिए 0, 45, 60, 150, 220 और 260 ये एंगल है, और फोर्स के मान 50, 45, 30, 60 और इसके बाद 80, 90। 50, 45 फोर्स के मान 50, 45, 30, 60, 80 और 90। एंगल है 0, 45, 60, 150, 220 और 260। क्लियर है? हमने सबका वैल्यू यहाँ पर रख दिया, देख लीजिए सबका वैल्यू रख दिया। अब यहीं से सबका वैल्यू निकालेंगे अपने आप, जिसको नेगेटिव पॉजिटिव होना होगा हो जाएगा। कितना हो रहा है, तो पहला वाला तो मुझे दिख रहा है साइन 0, तो ये 0। दूसरा वाला 45 साइन 45, यानी पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन 45 और गुणा 45, तो ये हो जाएगा आपका 31.8198, ये प्लस में है। फिर दूसरा वाला 30 साइन 60 है, यानी पहले साइन 60 और गुणा कर दिया हमने 30 से, ये आ गया पॉजिटिव में प्लस में 25.98 प्लस में। फिर अगला वाला क्या है, 3, 1, 2, 3 फोर्सेज निकले, यानी ये 2, 3 और इसके बाद आ गया 60 साइन 150, यानी हमने लिख दिया साइन 150 गुणा हमने कर दिया 60, यानी ये आ गया 30 प्लस अगला वाला आपका है 80 साइन 220, यानी पहले लिखेंगे साइन 220 और गुणा हमने कर दिया 80 से, वैल्यू आ गई माइनस में, तब ये तो माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, माइनस में 51.423, ठीक है ना। और फिर आ जाएगा माइनस में 90। अब माइनस में क्या आएगा क्योंकि मुझे दिख रहा है 260 वाला नीचे जाता है तो उसका कंपोनेंट माइनस होगा। आप करके देखिएगा साइन 260 डिग्री और गुणा कर दीजिएगा आप उसमें 90 से, वैल्यू आएगी नेगेटिव में 88.63, 88.6। बात समझ रहे ना। अब इनका सबका अलजेब्रिक सम ले लीजिए, हमने उसी में फिर से माइनस किया उसमें से 51
4 2 3, फिर हमने उसमें प्लस किया 30, फिर हमने प्लस किया 25.98, फिर हमने प्लस किया 31.8198, 8198, वैल्यू आई माइनस का 52.255, यानी ये आया समेशन ऑफ एफ वाई। समेशन ऑफ एफ एक्स पता ही था, समेशन ऑफ एफ वाई भी पता चल गया, यानी बात ये पता चल रही कि एफ वाई और एफ एक्स दोनों निगेटिव हैं, यानी ये भी निगेटिव आ रहा है, तो पकड़ के इसी डायरेक्शन में दोनों बल खींच लाएंगे सारे बलों को। रिजल्टेंट देखिएगा आर आएगा, अभी पहले रिजल्टेंट का वैल्यू निकालेंगे हम लोग यहाँ से। अब यानी ये बता रहा है यहाँ पे, पहला वाला कितना बताया था, माइनस में 32.05, यानी ये बता रहा है ऐसा, ये माइनस में 32.05 यहाँ पे आएगा, और मान लीजिए, और दूसरा वाला बता रहा है 52, तो ये इससे थोड़ा ज्यादा होगा, यानी इस डायरेक्शन में ये है आपका 32.05 और ये आपका है 52.255, और इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट यहाँ पे जाएगा इनका ऐसे, और इसकी वैल्यू क्या होगी आर, आर की वैल्यू कितनी होगी, तो उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी रिजल्टेंट आर जो होगा, रिजल्टेंट जो आर होगा, आर वो होगा आपका अंडर रूट, क्या होता है, समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर, यानी हो जाएगा अंडर रूट एफ वाई कितना है, दोनों में से कोई रखो, नेगेटिव तो पॉजिटिव उसका कोई मतलब नहीं, स्क्वायर होकर खत्म हो जाएगा। एफ वाई का वैल्यू है 52.255 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस आपका दूसरा वाला है आपका यहाँ पे 32.05, कितना है 32.05, ये भी नेगेटिव है लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, होना स्क्वायर है, यानी यहाँ से जब दोनों को जोड़ करके इनका अंडर रूट करेंगे, यानी 52.255 का स्क्वायर किए, जो आया प्लस में उसमें किया हमने 32.05 का स्क्वायर, जो आया सबका स्क्वायर रूट लिया, तो आया 61.300 न्यूटन, ये आया रिजल्टेंट आर की वैल्यू पहला। लेकिन वो कितना, जैसे ये 52 है 32 है, इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, फिर इसकी दिशा क्या होगी, जब हम लोग निकालते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हम लोग लेते हैं, तो होता है समेशन ऑफ tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स, यही होता है अल्फा का वैल्यू, मैंने लिखवाया था। तो tan इनवर्स, ये दोनों तो निगेटिव हैं, निगेटिव ये बताता है, देखो निगेटिव तुम काट दोगे, लेकिन निगेटिव ये बताता है कि वो थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो वो एंगल यहां से प्राप्त होगा आपको, क्यों, क्योंकि आप इसका वैल्यू लिए हैं और डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू, ये एफ वाई है ये एफ एक्स है, तो आपको अल्फा ये प्राप्त होगा। तो अगर आपको ऐसे जानना हो कि जो डायरेक्शन हम माने थे वहां से कितना होगा, तो 180 जोड़ दीजिएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए अल्फा में जो वैल्यू आती है, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने रख दिया, तो ये कितना होगा समेशन ऑफ एफ वाई, तो आप लिखेंगे इसको सर 52.255, और ये सर निगेटिव में मैंने लिया है, और निगेटिव में ही है 32.05। तो देखो आप कहोगे सर ये काट दें, नहीं काटो मत, या तुम मत काटो उससे, या काटो नहीं मतलब है, बस अल्फा का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा ना, जो आएगा उसमें 180 जोड़ देना, क्योंकि ये अल्फा थर्ड कोऑर्डिनेट का एंगल बताता है। यानी यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया क्या, tan इनवर्स, हमने यहाँ पर tan इनवर्स, कैसे tan इनवर्स आएगा, शिफ्ट दबा के tan दबाना, tan इनवर्स आएगा, फिर ब्रैकेट लिखना लिखना वहां पे 52.255 और डिवाइडेड लिखना 32.05, जो आया वो जो एंगल आएगा वो आया आपका 58 डिग्री 28 मिनट, 58 डिग्री 28 मिनट और 39 सेकेंड, और ये आया, इसलिए ये अल्फा आया, इसलिए इसका ये मान लीजिए थीटा, इसको मान लीजिए ये अल्फा मान लीजिए रिजल्टेंट को, ये अल्फा आया, अल्फा जो अल्फा फ्रॉम रिफरेंस डायरेक्शन वो जिससे सबका एंगल मापा गया था, वो उस दिशा में था ना जिससे सबका एंगल मापे थे शुरू में, तो रिफरेंस डायरेक्शन से होगा, तो अल्फा हो जाएगा 180 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा रिजल्टेंट 180 प्लस अल्फा। यानी कैसे हुआ है, अरे सबका इधर से माप रहे थे तो इसको भी यहीं से बताओ, रिजल्टेंट को भी यहीं से बताओ, तो अल्फा तो तुम पता कर लिए इतना, उसमें से 180 जोड़ दो,
यानी जो आएगा वो 180 प्लस 58 डिग्री 28 मिनट 39 सेकेंड, यानी इसमें प्लस कर दिया हमने कितना 180 डिग्री, तो आया आपका 238 डिग्री 238 डिग्री 28 मिनट और 39, ये वैल्यू आ, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज समझ लो तुम ध्यान से, यहाँ पे पूरी बात को, कुछ लोग को ये नहीं पता होगा सर इसको मिनट और सेकंड, तो एंगल के ही माप होते हैं मिनट और सेकंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा, ये पूरा क्लियर होगा यहाँ पे टास्क, ये पूरा टास्क क्लियर होगा। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है हम लोगों के पास। यहाँ पे जो जो जहां से क्वेश्चन लिया गया है ना, जहां पे क्वेश्चन लिया गया है, जहां से क्वेश्चन मैंने उठाया था, या नोट्स में हो सकता है क्वेश्चन आपको दिखे, तो उसमें एक और फोर्स F7 है, एक फोर्स F7 है, तो उस वजह से इसका आंसर अलग आया है। तो नोट्स वाला देख के घबराना मत कि सर नोट्स में आंसर अलग आया है, क्योंकि एक फोर्स मैंने स्किप किया, छोड़ा है, F7 फोर्स लगा है। जब ऐसे ही F7 लगेगा तो डायरेक्शन बदल जाएगी। अभी तो बता रहा है कि इसी तरफ होगा रिजल्टेंट, क्योंकि हमने पहले सबको Fy Fx में तोड़ा, फिर उन दोनों से उनका रिजल्टेंट निकाल लिया। क्लियर है पूरी बात? तो पूरा समझ में आया? तो जरा एक न्यूमेरिकल और देखो, तो पहले इसको नोट करने वाले लोग कर सकते हैं नोट। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा। मैंने थीटा की वैल्यू भी निकाल के दिखा दी है, फिर Fy निकाला, Fx निकाला, और लास्ट में इनका रिजल्टेंट और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकाल करके आपको पूरी दिखा दी। आपके सामने है, आप चीजों को पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने बड़ा मजेदार है। कहा गया है कि किसी समषटभुज के, समषटभुज समझते हैं, हेक्सागोनल, समषटभुज का मतलब होता है हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल कैसे बनता है? तो चलो ये बना लेते हैं। इसमें मान लो एक हेक्सागन है यहाँ पे, ठीक है ना। हेक्सागन कैसे होता है? कुछ ऐसे होगा शायद, होता होगा, आई डोंट थिंक सो। ऐसे होता होगा हेक्सागन, ऐसे, ठीक है। ये हेक्सागन है। कह रहा कि किसी अच्छा सभी भुजाएं बराबर है, किसी समषटभुज के एक कोणीय बिंदु, मान लो इसके कई कोणीय बिंदु हैं, एक दो, एक कोणीय बिंदु पर शेष कोणीय बिंदु की ओर क्रमशः, यानी एक कोणीय बिंदु पर, एक कोणीय बिंदु का मतलब एक कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए हमने इसका पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, ठीक है ना। आप सब बता दिया हमने कोणीय बिंदु पर। बोला कि शेष कोणीय बिंदु की ओर क्रमशः 3 न्यूटन, √3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन तथा 1 न्यूटन के बल लग रहे हैं, उनके परिणामी का मान और दिशा बताइए। यही बोला ना। आप ये बताइएगा, इसमें बोला गया कि एक बिंदु से सभी बिंदु की तरफ बल लग रहा है, और सभा बिंदु की तरफ कितना बल लग रहा है? तो पहला बल कितना है? 3 न्यूटन। तो आप देखिए पहले बिंदु की तरफ, यानी ए से पहला वाला है 1, ये बल कितना है? 3 न्यूटन। दूसरा वाला बोल रहा है कि दूसरे बिंदु की तरफ है, ये कितना बल लगा हुआ है? ये कितना बल लगा है? 0.3 न्यूटन। ये 0.3 न्यूटन का बल लगा है। इसी तरीके से तीसरा बल कितना लगा है? ये तीसरा बल कितना लगा है? देखो इनकी लंबाइयां साइन, क्योंकि अगर ये 3 हुआ तो √3 तो कम होना चाहिए। तो अभी के लिए तुम बस हमें मिलाते हुए दिखा रहा हूं, इस समय तुम ये मत सोचना कि लंबाई जो है इनके मान को प्रदर्शित कर रहा है, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं। ये तीसरा बल जो लगा है वो 4 न्यूटन लगा है, ये 4 न्यूटन। फिर चौथा बल जो यहाँ पर लगेगा इस जगह पे, वो 2 न्यूटन है, ये कितना है? 2 न्यूटन। और फिर पांचवा बल जो यहाँ पे लगा है इस जगह पे, इस पॉइंट पे, वो लास्ट में 1 न्यूटन है। ये पूरे बल इसके एक बिंदु से बाकियों की तरफ लगे हुए हैं। यही बोला है ना हम लोगों से, सारे बल यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पे सारे के सारे बल इस टाइप से यहाँ पर लगे हुए हैं, सारे बल, ठीक है। सारे बल अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं और सभी बिंदुओं की तरफ। तो बोल रहा है कि इन्हीं बलों का, सभी बलों का परिणामी व दिशा ज्ञात कीजिए। तो परिणामी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? यदि सभी बलों का एंगल पता चल जाता, हमको सभी बलों का एंगल पता चल जाता, तो आप यहां से कैलकुलेट कर लेते। कैसे? कि F1 पता है, देखो ये है F1, ये F2, F3, F4, F5, तो सीधा समेशन ऑफ
समेशन ऑफ एफ एक्स समेशन ऑफ एफ वाई। तो भाई सभी बलों को एफ एक्स, इसी पॉइंट पर सभी बलों को एफ एक्स और एफ वाई में, सभी बलों को किसी बिंदु पर एफ एक्स और एफ वाई में बांट देना है। ये एफ एक्स एफ वाई हो गया, ये एफ एक्स हो गया। सभी बलों को एफ एक्स और एफ एक्स वाई में बांटना है। तो करना कुछ नहीं है इसमें, साधारण तरीके से आप बताइए। फिर कहेंगे सर F1 कहाँ लग रहा है, 0 डिग्री पे। F2 सर कितने डिग्री पे है, और F3 बता दीजिए, F4। ये सब नहीं बताया है, कैसे करेंगे। मैं जानता हूं कि समषटभुज, मैं यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा सोल्यूशन में। अभी देखिएगा मैं सोल्यूशन समझाता हूँ। सोल्यूशन तो सोल्यूशन में मैं लिखूंगा, हम जानते हैं, हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश वाला भी लगा दूंगा, ऐसी बड़ी बात नहीं है। वी नो दैट, हम जानते हैं दैट कि षष्ठभुज यानी षटभुज के सभी कोणों का योग, षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। तो आप कहेंगे सभी कोणों का योग, तो कहेंगे सर किसी बंद बहुभुज के सभी कोणों का योग 2n-4 × 90 होता है। यानी 2 का मतलब जितनी भुजाएं हैं, भुजाएं 6 हैं, और -4 गुणा हमने कर दिया 90, यानी हो गया सर 6 गुना 12 में से 4 के 8, 8 9 72, यानी 720 डिग्री होगा। सर सभी कोणों का योग यानी ये सारे एंगल मिला के 720 डिग्री है। चूंकि सभी भुजाएं बराबर है तो सभी एंगल भी बराबर होंगे, यानी लिखेंगे चूंकि समषटभुज है, इसलिए सभी कोण बराबर होंगे, सभी कोण बराबर होंगे। यानी सभी कोण जब बराबर हैं तब कहानी क्या होगी, हेलो सॉरी कुछ दिक्कत आ गई थी आप लोग के वीडियो में, तो एक बार और फिर से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है ऑल, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये षटभुज है, इसके लिए सभी कोण बराबर होंगे। तो जब पूरा सब मिलके 720 है तो मैं केवल एंगल ए की बात करूंगा तो वो कितना होगा बताइए। तो एकदम से एंगल ए कितना हो जाएगा, तो एंगल ए बराबर होगा 720 अब बटा टोटल कितने कोण है, 1 2 3 4 5 और 6 कोण है टोटल। तो आ जाएगा एंगल ए 120 डिग्री आ गया यहाँ पे। जब एंगल ए 120 डिग्री है यहाँ पे पता चल गया, तो ये बताइए यहाँ पे ध्यान से, जब ये 120 डिग्री है तो अब बाकी बलों का कोण कितना कितना होगा। तो एंगल ए पर टोटल कितने कोण बन रहे हैं, जैसे एंगल ए ये पूरा ना 120 होगा, ये पूरा 120, ये 120 मिलके पूरे अंतर्गत कोण 720 हो जा रहे हैं आपके। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं पूछूं एंगल ए ही देखा जाए, एंगल ए को ही अकेले देखा जाए, तो यहाँ पर ये भी कुछ होगा और सब भुजाएं बराबर हैं, तो ये कोण भी, अब ये 120 है, 1 2 3 4 पार्ट में बटा है, तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30, सारे कोण कितने कितने हो जाएंगे, 30-30 डिग्री हो जाएंगे। यानी आपको पता चल गया यहाँ पे कि यदि अब बांटे हम लोग यहाँ से कि θ1 जो F1 फोर्स लगा है वो कितने डिग्री पर है, तो कहोगे वो तो 0 डिग्री पे है, ठीक है। θ2 कहेंगे θ2 ये वाला है सर, ये है, ये F2 जो लगा है वो θ2 ये 30 डिग्री है, यही ना है। इसी तरीके से सर ये तीसरा वाला बल θ3, तो मैं कहूंगा सर ये F1 यहाँ लगा, F2 यहाँ, F3 यहाँ, इससे जोड़ेंगे तो 30-30 60 पे लगा है। इसी तरह θ4 यानी जो ये वाला बल है वो सर 90 डिग्री पे लगा है, यहाँ पे वो यहाँ पे 90 डिग्री पे लगा है, 90 डिग्री पे यहाँ पे। अब फिर ये वाला फोर्स सर ये वाला ये θ5 है सर, और वो लगा है 120 डिग्री पे। सभी बलों का एंगल मैंने बता दिया, सभी बलों का मान मैंने बता दिया, F2 ये F3 ये F4 और ये F5, सभी बलों का मान और एंगल पता है। तो आप यहां से तुरंत क्या निकालेंगे, यहां से अब आप निकाल लीजिएगा समेशन ऑफ Fx समेशन ऑफ Fy, और मुझे बता दीजिएगा कि R कितना होगा और अल्फा कितना होगा। क्लियर है, ये आपको मैं काम छोड़ रहा हूं, इतना सा छोटा सा काम है, बात समझ आ रही ना। तो इसको निकाल के आप मुझे बताएंगे, बाकी इसका आंसर आपको नोट्स में तो मिलेगा ही, जो एप्लीकेशन पर नोट्स है उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है।
तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतनी ही बात को रोकते हैं, ये न्यूमेरिकल आप कंप्लीट कर लेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज यहां से न्यूमेरिकल के साथ में कंप्लीट होता है। अब रिजल्टेंट निकालने के अगले तरीके पर हम लोग चलेंगे, जिसका नाम था लॉ ऑफ ट्रायंगल एंड लॉ ऑफ पॉलीगन। वो दोनों ज्योमेट्रिकल मेथड है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजा आएगा। तो इंतजार करिए। धन्यवाद।